हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चे में रहने वाले न्यूज़ हम बातचीत करेंगे। गुजरात विधानसभा के चुनाव परिणाम और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव का परिणाम आया है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा एक करंट अपडेट है वहाँ पे किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, तो थोड़ा सा बेसिक को समझते हुए इस लेक्चर के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि चुनाव परिणाम आने के बाद किस प्रकार से पूरी प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है और किस प्रकार से राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। इन तमाम बातों पर हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार के करंट अपडेट के वीडियो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इस करंट अपडेट में कुछ हमने ऐड किया है न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को, तो आप ये न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग हमारे लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के जो टेलीग्राम चैनल है, ये तमाम न्यूज़पेपर का क्लिपिंग्स डेली बेसिस पे वहाँ पे आपको करंट अपडेट के लिए दिया जाता है और लगातार करंट यहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप मेरे लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये 12 तारीख से। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये न्यू बैच स्टार्ट होगा। आपको अभी बीपीएससी का बेसिक बैच आप करना चाहते हैं या फिर बीएसएससी का एसएससी जीडी इस प्रकार का बैच करना चाहते हैं, तो 8 से 10 ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 8 बजे से हिस्ट्री चलेगा, पूरा इंडियन हिस्ट्री इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, और 9 से 10 पूरा मैथ बेसिक के साथ इसमें स्टार्ट होगा। मतलब पूरा आपका 0 से लेवल हमारे फैकल्टी रोशन सर इस पर क्लास लेंगे। ठीक है, पूरा आपको असाइनमेंट के साथ जो मैथमेटिक्स के क्लास है वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे इस पर। तो ये 9 से 10 बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री चलेगा 8 बजे से और मैथमेटिक्स की क्लास है इसमें 9 बजे से। ठीक है, 12 तारीख से ही एक और न्यू बैच है, ये आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ये बैच स्पेशली आप बीपीएससी का बेसिक ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बिहार दरोगा, जिसमें आपको पता है कि प्रीलिम्स में आपको लगभग 90 to 95 क्वेश्चन केवल जीके जीएस के पूछे जाते हैं, तो आपको जीके जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस बैच के साथ एक खासियत है कि ये दोनों अभी न्यू बैच ही, मतलब ये दोनों टॉपिक न्यू स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7 बजे से आपका इंडियन ज्योग्राफी अभी जस्ट शुरू होगा ये सोमवार से, और 8 बजे से हिस्ट्री। तो इसका एक फ़ायदा होगा कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो एक दो महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आप इसके बेसिक को कंप्लीट करते हुए बिहार एसआई का जो जीएस का सिलेबस है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मान लीजिए कि फ्रेशर हैं, आप बीपीएससी और सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आने के लिए थोड़ा सा बेसिक आपके पास होना चाहिए। तो हमारे सुझाव से एक बेसिक बैच जो करना होता है सब्जेक्ट को समझ के लिए, तो ये भी आपके लिए एक सफिशिएंट बैच होगा बेसिक समझने के लिए, और साथ में एनसीईआरटी को आप कवर करते हुए एक बार बेसिक समझ लेते हैं तो फिर फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके फिर वहाँ से आंसर राइटिंग करना थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप चाहें अपने बेसिक को क्लियर करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम क्लास लेते हैं और तमाम इसमें कंसेप्ट के साथ आपको तमाम चीज़ों पर जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम इस लेक्चर के माध्यम से आपको बता दें कि थोड़ा सा हम बेसिक आपको बता देते हैं कि जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो 3 इसके विंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है कि कानून बनाती है, कार्यपालिका उसी कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका ये जज करती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं। तो न्याय करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है। तो इसमें हम स्पेशली आज के चर्चा में हमारा विधायिका एक महत्वपूर्ण इशू है। तो अगर बात करें विधायिका का, जिसको हम लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं, तो ये विधायिका 2 तरीके से होता है। अगर बात करें तो एक होता है केंद्र की विधायिका, जिसको हम संसद बोलते हैं, यानी मोदी जी को कोई भी कानून या सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना होगा तो अपना पार्लियामेंट में वो अपने कानून का निर्माण करेंगे। ये आपको सिंपल सा पता है कि संसद के 2 सदन है, लोकसभा एक होता है और एक होता है राज्यसभा। तो ये दोनों सदन है कहाँ पे, पार्लियामेंट में। अब अगर बात करें कि विधायिका, अगर एक बात करें तो विधायिका आपके राज्य में भी होता है, जो राज्य में भी विधायिका का प्रावधान है, और राज्य में जो विधायिका होता है उसको हम सामान्यतः विधानमंडल के नाम से जानते हैं। तो राज्य की विधायिका जो होती है वो विधानमंडल के नाम से जानी जाती है। अब इस विधानमंडल की बात करें तो इसके 2 सदन है इस विधानमंडल का। एक होता है आपका विधानसभा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक होता है आपका विधानसभा, और
कहीं कहीं पे 6 राज्यों में अगर बात करें तो भारत के अभी 6 राज्यों में दूसरा सदन भी है जिसको हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। तो एक दूसरा सदन भी है जिसको हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी जो विधानसभा यहाँ पे जो लोग जाकर बैठते हैं उनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्टकट में MLA, या इन्हीं को विधायक के नाम से जानते हैं। जो विधान परिषद है यहाँ पे जो लोग जाकर बैठते हैं उनको MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको हम सामान्यतः MLC के नाम से जानते हैं। और ये 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद है। अगर ये 6 राज्य की बात करें तो सबसे पहले हम बिहार की ही बात कर लेते हैं। तो बिहार में विधान परिषद है। फिर अगर बात करें तो बगल में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नेक्स्ट बात करें तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है। नेक्स्ट बात करें तो कर्नाटक में विधान परिषद है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में है और इसी के जस्ट सटे तेलंगाना में भी विधान परिषद है। तो भारत के इन 6 स्टेट में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। बाकी स्टेट में विधान परिषद क्यों नहीं है और वहाँ पे गठन की क्या प्रक्रिया होती है, ये तो सारी चीज़ें डिटेल में जब विधान परिषद टॉपिक आप करते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये विधानसभा को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा कि ये विधानसभा आगे जितना आपका मतलब इसमें समझने वाला बात होगा वो सब विधानसभा के पर्सपेक्टिव में ही समझेंगे। अब अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा सा हम इस पर हम आपको बेसिक समझाएं। तो इसमें हम बेसिक समझाएं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो एक संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 164, संविधान का अनुच्छेद है 164। संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा वो राज्यपाल क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कर देगा, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 164 के तहत जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या राज्यपाल के पास इतना पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा? तो जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं है। ये अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, लेकिन उसमें साथ में भी बात कहा गया कि राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर देगा। राज्यपाल उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में बहुमत हो। पॉइंट बी नोटेड, यहाँ पे विधानसभा में, नॉट विधान परिषद और नॉट विधानमंडल। कहाँ पे बहुमत हो? विधानसभा। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, विधानसभा में क्या हो? बहुमत हो। विधानसभा में बहुमत की बात करें कि बहुमत क्या होता है, तो सामान्यतः बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, यानी जितनी विधानसभा सीटें हैं उसका 50% प्लस 1 अगर किसी पार्टी को या किसी पार्टी के समूह को या फिर गठबंधन की किसी पार्टी को मिलता है तो फिर उसका कोई एक व्यक्ति उस राज्य का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुआ है गुजरात का, तो आपको पता है कि गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल है 182। अब 182 का 50% प्लस 1 निकालेंगे, 50% प्लस 1, तो कायदे से तो ये 93 हो जाएगा। 93 कहीं कहीं पे आपको 92 भी मिलेगा कि 92 सीट बहुमत के लिए है, तो इसका 50% प्लस 1 करेंगे तो बात वही हुआ 92 या 93, आप इसको समझ लीजिए। यानी जिस भी पार्टी के पास 92 या 93 सीट रहेगा फिर उसका कोई ना कोई एक व्यक्ति राज्य का क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो अभी तक 2 बातें समझें कि जो लेजिस्लेचर होता है, विधायिका, ये कानून बनाने की एक अथॉरिटी है। केंद्र में जो विधायिका है वो है पार्लियामेंट, इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में जो कानून बनाने की मतलब संस्था है वो है राज्य विधानमंडल। इस राज्य विधानमंडल में एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा में जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं हम MLA, और विधान परिषद में जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं MLC। अब विधान परिषद सभी जगह पे नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। बाकी राज्य में क्यों नहीं है, वो आर्टिकल 169 में इसकी गठन और इसके तमाम मतलब वहाँ के समापन का व्यवस्था किया गया है, तो कभी डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो यहाँ पे हम देखें कि आर्टिकल 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। लेकिन साथ ही साथ हमें बताएं कि राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर देगा। राज्यपाल चीफ मिनिस्टर उसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में बहुमत हो। विधानसभा में बहुमत कहने का इन द सेंस कि 50% प्लस 1 सीट विधानसभा का उसके पास होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल ये हम गुजरात विधानसभा सीट का, जहाँ पर 182 सीट है, तो वहाँ पे 50% प्लस 1 करेंगे तो ये 92 या 93 के आसपास जाकर बैठेगा। तो गुजरात विधानसभा में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको गुजरात के टोटल विधानसभा सीट का आपके पास होना चाहिए 92 सीट। अगर इसने आपके पास है तो आप गुजरात में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं।
ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मतलब हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। अब हम बात करेंगे जो चुनाव परिणाम आया है और फिर किस प्रकार का कंडीशन बनेगा उस पर हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये आपका हेड क्या बोलते हैं कि ये पेपर कटिंग है, ये कल का पेपर कटिंग है जो चुनाव परिणाम के बाद आया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केसरिया गुजरात में और हिमाचल में हाथ, मतलब केसरिया मतलब क्या, मतलब बीजेपी गुजरात चुनाव विधानसभा जीत गई है और हिमाचल में हाथ मतलब हाथ छाप, आपको पता है कि कांग्रेस का पंजा वहाँ पे जीत गया है। तो मोदी की गृह राज्य में भाजपा को सबसे बड़ी सफलता, पहाड़ी राज्य में सिर्फ 1% वोट के अंतर से हारी भाजपा। वो सब अलग अलग कैलकुलेशन है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया पूरा सीट शेयरिंग किस प्रकार से है। तो बीजेपी को गुजरात में 156 सीट, हमने क्या बोला कि बहुमत के लिए टोटल यहाँ पे देखिए 182 सीट है विधानसभा में, और बहुमत के लिए हम बोले कि 50% + 1 की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुमत के लिए कितना सीट, 92 सीट। तो इनके पास ऑलरेडी कितना सीट है यहाँ पे 156, यानी 156 सीट है। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं वहाँ पे, 156 सीट है। बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 52। तो यहाँ पे आसानी से बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। और 12 दिसंबर को में भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पे, और यहाँ पे कांग्रेस को 40 सीटें यहाँ पे प्राप्त हो गई हैं। तो 68, तो यहाँ पे अगर 50% + 1 आप निकालते हैं कायदे के हिसाब से 50% + 1, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुमत के लिए कितना चाहिए 35। तो बहुमत के लिए चाहिए 35 और कांग्रेस के पास ऑलरेडी कितने विधायक हैं, 40 विधायक हैं। तो फिर वहाँ पे कोई इशू नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वहाँ पे क्या करेगी, सरकार बनाएगी। अगर अब देखो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ये खासियत रहा है विधानसभा चुनाव में कि एक बार मतलब बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो यहाँ पे यही लगभग कंटिन्यू चलता है। मतलब कल पीछे अभी जो सरकार थी वो बीजेपी की थी, अभी सरकार वहाँ पे बन गई है, मतलब अब बनेगी कांग्रेस की। बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, तो ऐसे वहाँ पर अल्टरनेट चलते रहता है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे देखें गुजरात में भाजपा की लगातार 7वीं जीत है और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। 1985 में कांग्रेस को मिली थी राज्य में 159 सीटें, इस पर भाजपा ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब 1985 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात में, तो वहाँ पे कांग्रेस को 149 रिकॉर्ड सीटें मिली हुई थी 182 में, लेकिन बीजेपी ने इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं ना पे 156 यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पे 156 सीटें बीजेपी को मिली हुई हैं, जो बहुमत से मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो वही बात यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के समझे कि हम गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में बीजेपी को बहुमत है। अगर अब बात करें हम हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुमत है। हम आपको क्या बताया कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए टोटल विधानसभा का 50% + सीट 1 होना क्या है, अनिवार्य है। अगर किसी को प्राप्त नहीं होता है तो फिर राज्यपाल अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करता है और सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करता है और फिर वो मतलब बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो एक दूसरा प्रोसीजर है। फिर कभी ऐसा माहौल बनेगा, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे दोनों राज्यों में स्पष्ट बहुमत है, यानी 50% + 1 से सीट है, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सीट शेयरिंग थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, करीब 13% अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 5 सीट इनको भी मिला हुआ है। और ये अब नेशनल पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, उसको अब ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी को फॉलो मतलब फुलफिल करते हुए दिख रही है। तो फिर ये किसी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिलाता है, कौन इसको पूरा ये देता है और ये तमाम चीज़ें। तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 68 सीटों पे मतदान हुआ, मतलब 68 विधानसभा सीटों पे एक चरण में ही मतदान हुआ था। 35 चाहिए बहुमत के लिए, कांग्रेस के पास 40 है, ठीक है। यहाँ पे चाहिए 182 सीट है, बहुमत के लिए चाहिए 92 और भाजपा के पास है 156। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह पे दोनों पार्टियों को स्पष्ट बहुमत है। नेक्स्ट बात करें तो एक तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इसको, इस स्लाइड को हम देखते हैं कि गुजरात के इस बात को थोड़ा सा हम आपको समझाने, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये राज्यपाल को क्यों इस्तीफा सौंपते हैं और ये तमाम चीज़ें हम आपको बता दें। जो गुजरात का अभी राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं आपके गवर्नर, ये आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं गांधीनगर में शुक्रवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र देते थे भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये पूरा फिगर यहाँ पे दिखाया गया है।
अब ये मतलब त्याग पत्र दिए फिर ये शपथ देंगे, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब देखो, विधानसभा का जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो विधानसभा का चुनाव जब होता है तो उसके साथ एक कंडीशन है कि चुनाव के समय जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका काम करती है वो समाप्त नहीं होती है, वो कार्यपालिका नेक्स्ट कार्यपालिका के आने तक वहाँ पे लगातार वो कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं। अब जैसे ही चुनाव प्रचार मतलब चुनाव के बाद से डिक्लेयर हो गया कि ये पार्टी यहाँ पे जीत रही है, तो पीछे जो सरकार काम कर रही है वो अपना त्यागपत्र सबमिट करती है। जैसे मान लीजिए कि गुजरात में पहले से भी बीजेपी की सरकार थी और भूपेंद्र जो पटेल थे, भूपेंद्र भाई पटेल या भूपेंद्र पटेल, वो गुजरात को ऑलरेडी पहले से सीएम थे, लेकिन वो दूसरी विधानसभा थी। अब नई विधानसभा का गठन होगा तो फिर नई सरकार का क्या होगा, गठन होगा। तो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अपना रिजाइन लेटर सबमिट कर दिया है, मतलब ये अपना पहले त्यागपत्र देंगे। त्यागपत्र देने का मतलब पिछली सरकार को पहले ये समाप्त करवाएंगे। लेकिन जैसे आपको भी पता है कि जब तक नई सरकार अभी आएगी तो राज्यपाल क्या करता है, जो व्यक्ति त्यागपत्र देता है ना उसको रिक्वेस्ट करता है कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर शपथ नहीं लेता है तब तक 2-3 दिन तक कार्यपालिका का सारा काम आप संभालिए। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी वैसे ही होगा, इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है कल के डेट में, और फिर राज्यपाल ने इसे रिक्वेस्ट किया है कि जब तक नए चीफ मिनिस्टर के रूप में आप शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक यहाँ पे कार्यपालिका का आप काम करते रहिए। तो अंततः वही हुआ, इनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर, अभी भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो यही है। फिर अब इसके बाद से क्या होता है, तो मान लीजिए कि भाजपा के 156 विधायक जीते हैं यहाँ पे। अब 156 विधायक की एक विधायक दल की मीटिंग होगी। क्या होगी भाई, एक विधायक दल की मीटिंग। अभी आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि विधायक दल की मीटिंग को लेकर काफी वहां पे सस्पेंस है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो देखो, चुनाव संपन्न होने के बाद मान लीजिए कि 156 विधायक दल की मीटिंग होगी, तो 156 विधायक ये एक जगह पे इकट्ठा होंगे बीजेपी ऑफिस या कहीं पे, तो 156 विधायकों की ये विधायक दल की मीटिंग होगी। अब इसी में हालांकि तो ये पार्टी ही तय कर लेती है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, फिर भी अब एक मान लीजिए कि सपोज करिए कि 100 मतलब 56 विधायकों की मीटिंग हो रही है। अब इसी में से कोई व्यक्ति उठेगा और इनका भूपेंद्र पटेल का नाम प्रस्तावित कर देगा कि हम चीफ मिनिस्टर के रूप में इनको बनाना चाहते हैं, और बाकी लोगों का इसी पे क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर ये बहुमत वाला ये हस्ताक्षर लेटर जाकर राज्यपाल को ये सौंपेंगे और दावा पेश करेंगे। दावा पेश करने का मतलब कि हमारा बहुमत है और हमको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो फिर एक तय डेट को, जो सामान्यतः 12 दिसंबर हुए यानी सोमवार को, ये सोमवार में तो 12 दिसंबर 2022 को ये शपथ लेने जा रहे हैं गुजरात के मतलब चीफ मिनिस्टर के रूप में। कहने का मतलब कि चुनाव संपन्न होता है और चुनाव संपन्न होने के पश्चात से पूरा विधायक दल की मीटिंग होती है, और विधायक दल की मीटिंग में ही हालांकि पहले से ही नाम डिक्लेयर हो जाता है, फिर भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का चुनाव किया जाता है, मतलब वहाँ पे नाम प्रस्तावित किया जाता है। फिर वो पूरा लेटर जाकर राज्यपाल को सौंपा जाता है, राज्यपाल उसको थोड़ा वेरीफाई करता है सिग्नेचर वगैरह को, और उसके बाद से एज ए चीफ मिनिस्टर उनके क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। तो इस प्रकार से देखें कि विधायक दल का मीटिंग वगैरह क्या होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा आप खबर में सुन रहे होंगे कि अब देखो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने तो चुनाव जीत गया है। वहाँ पे 68 यानी 68 विधानसभा सीटों पे जो मतदान हुआ था उसमें से लगभग 35 सीटों पे तो वहाँ पे कांग्रेस जीत गई है। 40 सीटें कांग्रेस के पास चली गई है। बहुमत के लिए कितना चाहिए, 35 ही। लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए 2 लोग रेस में हैं। यहाँ पे आपको 2 नाम दिख रहा है, प्रतिभा सिंह, और यहाँ पे दिख रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यहाँ पे 2 लोग मतलब रेस में है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। और अगर हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे आपको पता है कि इसके पहले बीजेपी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में और जयराम ठाकुर वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो जयराम ठाकुर ने भी कल के डेट में वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे जीत गई है कांग्रेस। तो त्यागपत्र देने के पश्चात फिर भी उनको राज्यपाल सेम वैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ दिन तक चीफ मिनिस्टर रहिए जब तक नया शपथ नहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ करके एक व्यक्ति मतलब राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ। अब यहाँ पे पार्टी डिसाइड करेगी कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। तो यहाँ पे आप देखें प्रतिभा सिंह, ये पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह, उन्हीं की ये पत्नी है प्रतिभा सिंह, जो मंडी से ये दूसरी बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हैं। मतलब ये अभी तो लोकसभा के मेंबर हैं। ये मतलब चुनाव अगर ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो फिर 6 माह के अंदर इनको विधानसभा का सदस्यता लेना पड़ेगा, ये वो दूसरा कंडीशन होता है। ठीक है, और एक है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हमीरपुर जिले के नादौन सीट से 4थी बार ये विधायक बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे। तो ये दोनों लोग अभी रेस में हैं। अब देखिए कांग्रेस हाईकमान यानी कांग्रेस के जो
मुख्य लोग हैं कांग्रेस के चेयरमैन और ये तमाम लोग, ये किस नाम को आगे आगे प्रस्तावित करते हैं और इसमें से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, आज या कल में ये डिक्लेयर हो जाएगा और फिर वहाँ पे इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का नया चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट का हमने बात कर लिया। दोनों स्टेट में एक बार और आपको ओवरव्यू दे दें तो आप समझ लिए यहाँ पे। तो क्या बोले कि यहाँ पे गुजरात अगर विधानसभा में तो टोटल 182 सीटों पे मतदान हुआ, जिसमें से 156 सीटों पे बीजेपी की जीत हुई और भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सामान्यतः 12 दिसंबर को लग रहा है कि वो चुनाव लेंगे, तो चुनाव शपथ लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 68 विधानसभा सीट पर बहुमत के लिए चाहिए 35, कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस चुनाव जीत गई है। तो कांग्रेस का इन दोनों में थोड़ा सा अभी चल रहा है कन्फ्लिक्ट कि कौन आगे चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो इसमें अब देखिए जैसा होगा फिर वो आपको अपडेट न्यूज़पेपर से मिल जाएगा कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ सीटों पर, इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ सीटों पर अब यहाँ पे उपचुनाव भी हुआ था। उपचुनाव अगर हम बात करें तो एक मिनट, हम उपचुनाव का 6 सीटों पर उपचुनाव भी यहाँ पे हुआ था। तो ये अब उपचुनाव क्या होता है, एक मिनट हम समझा देते हैं आपको। उपचुनाव अगर बात करें, अब देखो 6 सीटों पर 6 विधानसभा से, एक तो वो लोकसभा का मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के मृत्यु के पश्चात वहाँ पे एक खाली हुआ था, तो वहाँ पे एक उपचुनाव बाई इलेक्शन इसको बोलते हैं। इलेक्शन 3 प्रकार का होते हैं। एक तो मिड टर्म इलेक्शन होता है, जो मान लीजिए कि सरकार का, एक होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जैसे अभी गुजरात हिमाचल प्रदेश में आपने देखे तो वहाँ पे जनरल इलेक्शन उसको हम बोलते हैं। तो एक हो गया जनरल इलेक्शन। एक होता है मिड टर्म इलेक्शन, मतलब सरकार बीच में ही गिर जाता है 2-3 साल के बाद फिर वहाँ पे जो चुनाव होता है तो उसको हम मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जानते हैं। एक होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन में क्या होता है, तो बाई इलेक्शन में मान लीजिए कि कोई सीट खाली हुआ, जैसे गोपालगंज की ही बात करें तो सुभाष सिंह की मृत्यु के पश्चात यहाँ पे गोपालगंज सदर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ वो कौन सा चुनाव था, ये बाई इलेक्शन या उपचुनाव था। तो वैसे ही बाकी जो 6 विधानसभा सीट भारत के अलग अलग राज्यों में जो खाली हुआ था वहाँ पे भी ये 6 माह के अंदर चुनाव कुछ कराना चूंकि अनिवार्य होता है, तो फिर वहाँ पे भी ये बाई इलेक्शन कराया गया और फिर वहाँ पे नए नए अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशी, जैसे बिहार का एक कुटनी विधानसभा क्षेत्र था जहाँ पे बीजेपी की वहाँ पे जीत हुई है, तो इसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन मतलब किसी की मृत्यु, त्याग पत्र से कोई सीट खाली होता है तो फिर वहाँ पे ऐसा चुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो हाल फिलहाल में चुनाव परिणाम आए हैं उसका एक पूरा ब्यौरा था। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति वगैरह तमाम चीज़ें हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस प्रकार का वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा, और कमेंट करें वीडियो के बारे में, कुछ अपनी ओवरव्यू दें कि किस प्रकार से वीडियो लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, एक बार और मैं अपने बैच की थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ कि जो बैच स्टार्ट होने वाला है, जो लोग मान लीजिए कि लास्ट में ये 2 बैच स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिक करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए तो ये आप 7 बजे से इंडियन ज्योग्राफी और 8 बजे से हिस्ट्री का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एसआई के लिए भी आप चूँकि जीके जीएस ज़्यादा आता है तो अब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका 7 से 9 ये बैच है जिसमें हिस्ट्री 7 से 8 है हिस्ट्री और 8 से 9 मैथमेटिक्स पूरा शुरू से यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।